गुड मॉर्निंग नीलू पाल जी। गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है? आवाज और वीडियो जा रहा है सही से? वॉइस मेरी जा रही है? वीडियो? जी गुड मॉर्निंग वंदना सिंह जी। गुड मॉर्निंग। वीडियो भी क्लियर है और वॉइस भी क्लियर है। ठीक है। जुड़ रहे हैं लोग, जुड़ जाएं तब शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। तब तक कोई समस्या हो बता दीजिए। ब्रह्मानंद जी गुड मॉर्निंग। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, सब जुड़ जाएं तब शुरू करते हैं क्लास को। किसी को कोई समस्या आ रही हो किसी भी क्लास में तो बता सकता है। जी गुड मॉर्निंग। अखलाक जी। पूजा दुबे जी गुड मॉर्निंग। हेलो। अच्छा, आपस में एक दूसरे के चैट दिखते हैं कि नहीं इसमें? एक दूसरे का चैट दिखता है कि नहीं आपस में? जी। डीसी भारती जी आज ज्वाइन हो गए, खुश हैं बहुत। देखिए, एक दिक्कत स्टूडेंट को आ रही है। कुछ स्टूडेंट बता रहे थे, जैसे ललित जी बता रहे थे कि सर क्लासेज स्मूथली नहीं चल रही है। स्मूथली चलने का मतलब ये है कि उनको शायद ये लग रहा होगा कि प्रॉपर लेक्चर नहीं हो रहा है। नीलू जी, सर एक ही समस्या है जो आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व कर दिए लाइव आकर। अच्छा अच्छा। ठीक है नीलू जी। देखिए, बात आप समझिए इस बात को कि एग्जाम किस चीज का है। आपको एग्जाम ओरिएंटेशन पढ़ाई करनी है तो एग्जाम किस चीज का है और एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कितना इंपॉर्टेंट है। हमने 2 लेक्चर में 3 लेक्चर में लगभग 6-7 चैप्टर खत्म किए। इसका रीजन रहा होगा क्यों इतने जल्दी खत्म कर दिए। क्योंकि उससे नहीं सवाल आ रहे हैं। पुराने जमाने में सवाल आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। और उतना फैक्ट रट के आप करेंगे क्या? 3 महीने का समय बचा हुआ है। कंपटीशन इतना ज्यादा है। अगर हम क्लासेस ये क्वेश्चंस खत्म करेंगे, जो भी हमारा ये किताबें हैं उनसे एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर खत्म हो जाएगा कि आपने घटना चक्र खत्म कर लिया, आपने यूथ कंपटीशन खत्म कर लिया, आपने दृष्टि आईएएस की बुक खत्म कर ली। तो ये मनोवैज्ञानिक प्रेशर उतर गया। हमारा भी मनोवैज्ञानिक प्रेशर उतर जाएगा कि हमने ये चीजें जो वादा किया था दे दी। लेकिन हम ये सोचे हैं कि जो वादा किया है उतना ही हमको देना ही नहीं, हमको और देना है आप लोगों को। कि हम टेस्ट सीरीज कराएंगे यहाँ बोर्ड पर आकर लाइव टेस्ट। अच्छा, कितने लोग लाइव हैं? एक चीज और नोट कर लीजिए कि संडे को सब लोग टाइम निकाल लीजिए। ठीक है। संडे को लाइव टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट। और ये लाइव टेस्ट इंपॉर्टेंट बहुत है। ये चैट ऐसा कर दूंगा कि एक लोग आप आपस में चैट देख सकते हैं। अभी तो मैं जानबूझ के मना मतलब ऑफ किया हूँ। लाइव टेस्ट होगा। और ये लाइव टेस्ट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। PYQ का होगा। जो भी आर ओ का आज तक एग्जाम हुआ है उसमें पॉलिटी से जितने सारे सवाल आए हैं, चाहे वो मैं चैप्टर पढ़ाया हूं अभी या फिर नहीं पढ़ाया हूं, मैटर नहीं करता है। क्योंकि आप कभी न कभी पढ़े होंगे, क्योंकि ये तो क्रैश कोर्स की क्लास है। तो ये PYQ जितने भी पॉलिटी के सवाल आज तक आर ओ में आए हैं, पिछले जब से आर ओ का एग्जाम शुरू हुआ है तब से सारे सवाल एक दिन में हम लाइव सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिखाऊंगा, आप वहां पे इसका आंसर करिएगा। ABCD जो आपको सही लगे। और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपके आंसर के बाद। इससे आपका ये तैयार हो जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे आपका जो एक बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर नहीं करा रहे हैं, ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर ही तो है। लेकिन उस चलिए मैं सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज कर दिया हूँ। अब सब्जेक्ट वाइज आपको लाइव टेस्ट होगा। संडे सब लोग आ जाइएगा, ठीक है, ठीक 10 बजे। ठीक। संडे को
संडे 10 बजे सुबह सभी लोग लाइव आइएगा, क्योंकि क्या होगा, लाइव टेस्ट, ठीक, पॉलिटी का। जब से आरओ का एग्जाम शुरू हुआ है इस धरती पे, तब से जितने सारे सवाल आए हैं सभी इसमें कराए जाएंगे, ठीक है। हाँ दीपक जी, टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज हम सभी अपलोड कर देंगे, 70 टेस्ट है, सभी हम अपलोड कर देंगे। 70 टेस्ट, देखिए जो मैंने 70 टेस्ट बोला था, ध्येय आईएएस का, जीएस वर्ल्ड का और पीसीएस मंत्र का, तो जो ध्येय जीएस वर्ल्ड का है लगभग 22-23 टेस्ट हुआ है अभी, और ध्येय आईएएस का भी हमारे ख्याल से 10-12 टेस्ट हुए हैं, पीसीएस मंत्रा के भी 20-22 हो गए हैं। जो हो चुके हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, आज ही अगर समय मिलेगा रात में 10 बजे अपलोड कर दूंगा सभी टेस्ट, और जो टेस्ट होने वाले हैं जैसे जैसे होते रहेंगे वैसे वैसे अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बनाइए क्लास में, क्यों, फैक्ट आपको पढ़ना है, फैक्ट बेस्ड ये आरओ का एग्जाम है। जो चैप्टर आपका शुरू होगा, मान लीजिए पॉलिटी शुरू हुआ है, अगर यही पॉलिटी में संसद से शुरू किया होता और लोकसभा से शुरू किया होता, राष्ट्रपति से शुरू किया होता, आपको बहुत इंटरेस्ट आता। लेकिन इंटरेस्ट थोड़ी देना है आपको, अब ज्ञान नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बात ये है। इससे आप भाग ही नहीं सकते, सब लोग भागते हैं संवैधानिक विकास से। संवैधानिक का जो संवैधानिक विकास का चैप्टर होता है वो सबसे पहले होता है, लेकिन लोग उसको पलट के आगे बढ़ते हैं मूल अधिकार पर, उद्देशिका छोड़ देते हैं लोग, और भी जो रटना है उसको छोड़, लेकिन क्या करें, भाग के क्या करेंगे, रटना तो है ही है, हमको समझना तो है ही है, उससे हम कब तक भागेंगे। तो इस वजह से जो फैक्चुअल चीजें हैं वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब जब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता तो उसको आपको एज इट इज रट लेना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है आपके पास, हम कैसे उसमें एक्सप्लेनेशन ठूंस दें। तो अगर जहां जरूरत पड़ेगी हम आपको उसको देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं वो सब दूंगा, आपसे ज्यादा हमको चिंता है। अगर कोई भी एक मैसेज करता है तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ। सर क्लास लाइव है, लगाइए पर डे प्लीज, नीलू जी। ठीक है, लाइव समझ में आ रहा है ना, वीडियो मैं देख रहा था, जो पिछला लाइव हुआ था उसमें फ्लिक कर रहा था, जैसे मैं चल रहा हूँ तो ये स्मूथली चलता है कि नहीं चलता है बोर्ड, सारी चीजें स्मूथली आती हैं लाइव में। चलिए ठीक है, अब मैं लाइव ही करा दूंगा। आज सर से उसकी क्लास, हिंदी की क्लास, हिंदी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। हिंदी की जो क्लास है 4 बजे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या किया गया है, उसमें 204 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, किसके, उसको विशेषण के, विशेषण और विशेष्य के। विशेष्य आपका खत्म हो चुका है, विशेषण खत्म हो गया है, सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, और अब इससे 204 क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। अगर ये 204 क्वेश्चन आप, लगभग आपको 2 घंटे देना पड़ेगा, 2 घंटे की क्लास है, ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, विशेषण और विशेष्य में से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसमें हमने जहां से हो पाए हैं विशेषण वहां से सवाल डाले, ठीक है। उसके बाद हम तद्भव तत्सम करेंगे। हिंदी की मैं आपको एक नोट्स भी दूंगा, हिंदी की मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, हिंदी की नोट्स दूंगा, वो जीएस वर्ल्ड की नोट्स है हिंदी की, उसमें सारे चैप्टर दिए हुए हैं। आप जैसे देखिए, मैं यहाँ 100 पर्यायवाची करा दूंगा, लेकिन 200 करा दूंगा, लेकिन आपको और ज्यादा पढ़ना है तो उस नोट्स में है, ठीक है। जो मैं वीडियो में कराऊंगा तो पर्याप्त है ही, अगर आपको और मन कर रहा है तो हिंदी का पूरा नोट्स ही मैं दो, लगभग उसमें है 500-600 पेज है, पूरा नोट्स ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, और वो जीएस वर्ल्ड का है, ठीक है, जीएस वर्ल्ड कोचिंग का। ठीक है, हिंदी की भी करवा देंगे लाइव। वंदना सिंह जी, पॉलिटी समझ में ही नहीं आती, पॉलिटी कैसे समझ में आएगी, पॉलिटी बहुत बच्चों को नहीं समझ में आती है, क्यों, क्योंकि पॉलिटी को समझने के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, मतलब यूपीएससी के लेवल का करना पड़ेगा। अभी हम वहां नहीं जा सकते, अभी हमारी मजबूरी है कि हमको 3 महीने में कोर्स खत्म करना है। पॉलिटी से आने ही कितने सवाल है, 2-3 सवाल, और कितने सवाल आएंगे, 2-3 सवाल के लिए आप कितनी क्लासेस खर्च करेंगे, 2-3 सवाल के लिए आप 15 से ज्यादा क्लासेस नहीं अफोर्ड कर सकते, जब 3 महीने का समय बचा है। हम साइंस में ज्यादा समय देंगे, साइंस हमारा ज्यादा आता है, हम हिंदी को ज्यादा समय देंगे, 60 सवाल हिंदी से ही आते हैं, हम
हिस्ट्री को ज्यादा समय देंगे, इतिहास भी बहुत आता है, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, इनमें ज्यादा समय देंगे, इसके सवाल ज्यादा आते हैं। टाइम कम है, इस बात को समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है ना, वो आपको आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जब जाएंगे देने एग्जाम तब आपको समझ में आएगा वो कितना बेनिफिट है आप लोगों के लिए। ये ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस बात को मत समझिए कि अब आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझा होता तो फिर वो क्रैश कोर्स की शायद जरूरत न पड़ती, और रिवीजन के लिए हमको जरूरत पड़ती। अब रिवीजन क्लास को अगर आप ये चाहेंगे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत मुश्किल है। कॉन्सेप्ट में क्लियर करा भी दूंगा, 45-46 क्लास लगेगी पॉलिटी में, तो केवल पॉलिटी से 45-46 सवाल क्लास आया आपका 5 सवाल। अब इस 5 सवाल के लिए आपको कितना कम से कम समय देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ा दूं 200 क्लास और बोल दूं कि इसी पॉलिटी से सब कुछ आएगा, 200 क्लास की पॉलिटी से सब कुछ आएगा, फिर बचा क्या? आपने सब कुछ दे दिया, कह दिया लीजिए इतना बड़ा पोथी पकड़ा दिया, इसी में से सब कुछ आएगा। ये कोई बात नहीं हुई। सब कुछ ना आए, 90% आए, लेकिन जो पढ़ने का कंटेंट है वो आधा हो जाए, ये कोशिश किया करिए। ठीक है, तो आज की क्लास है हमारी उद्देशिका की। ठीक है, उद्देशिका की क्लास है, लेकिन उद्देशिका शुरू करने से पहले हम कुछ आप लोगों को समझा दें क्या होती है उद्देशिका, कैसे आया, क्या इसका विचार है। तो आप लोग लोड मत लीजिए, सारी चीजें स्मूथली चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब योग्य टीचर हैं, सब लोग पढ़ाएंगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है तो बताइएगा, उसका समाधान किया जाएगा। एग्जाम तक बहुत सारे कंटेंट दे देंगे, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, टेस्ट भी संडे को टेस्ट जरूर जुड़िएगा सब लोग। ठीक, चलिए, उद्देशिका हमारा जो प्रस्तावना है, समझते हैं क्या है प्रस्तावना। वैसे पॉलिटी यहीं से शुरू होती है, प्रस्तावना से ही। जो अब तक थे वो कुछ हिस्ट्री का पार्ट था, ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट था, पॉलिटी में घुसे थे हम लोग, लेकिन चूंकि एक चैप्टर फॉलो करना है इस वजह से ऐसे हमको चलना पड़ा। प्रस्तावना का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं उद्देशिका। कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई बड़ा प्लान बनाने से पहले आप कोई उद्देश्य बनाते होंगे, आप एक मोटा मोटा खाका तैयार करते होंगे। ये आपने तैयार कर लिया, चाहे आपकी कोई प्रोग्राम ही क्यों ना हो, आपके बहन की शादी हो, आपकी खुद की शादी हो, तो आप एक मोटा मोटा ब्यौरा तैयार करते हैं कि पूरे ऑल ओवर शादी में जो 8-9 फंक्शन होने हैं उसमें हम लोग किस नियम का पालन करेंगे, किस नियम का पालन करेंगे, कैसे कैसे हमारा प्रोग्राम होगा, इस चीजों को हम लोग देख करके चलते हैं। तो भारत के समय समस्या ये थी, भारत के सामने समस्या ये थी कि भारत आजाद हुआ था। अच्छी बात ये थी कि उसके सामने बहुत पहले बहुत सारे देशों के संविधान बन चुके थे, ये अच्छी बात थी, भारत के लिए आसान भी था थोड़ा सा, और अभी अभी आजाद हुआ था, अभी अभी आजाद हुआ था। और आजादी के समय लिटरेसी आप जानते होंगे 14% थी, बहुत सारी भूखमरी, बेरोजगारी, बहुत सारी समस्याएं थी, अंग्रेज ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। तो ऐसे में भारतीयों को एक संविधान बनाना था, एक ऐसा संविधान बनाना था जिस पर हम लोग चल सकें, जिस पर भारतीय चल सके, जिस पे हमारा क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। क्या? सर्वांगीण विकास। अब बहुत बड़ी चुनौती थी कि इतने दिन का आप 2 दिन टाइम टेबल बनाते हैं, आप टाइम टेबल बनाएं डेली का कि हम 1 महीने चलेंगे इस पर, 7 दिन नहीं चल पाए, 7 दिन बाद आपको बदलना पड़ता है। कितनी बड़ी समस्या थी उनके सामने कि हमको ये बनाना भी है और इसी पर हमको लंबे समय तक चलना है। तो चुनौती तो थी ही। अब इस चुनौती को स्वीकार किया इंडियंस ने, उन्होंने बोला, ब्रिटेन ने बोला कि आप संविधान नहीं बना पाओगे, इसलिए हम बना के आपको दे देते हैं। लेकिन नहीं माने ये, भारतीय नहीं माने और बोले कि नहीं, हम अपना संविधान खुद से ही बनाएंगे। और संविधान सभा बैठी जिसकी चर्चा हमने की थी पिछले चैप्टर्स में, तो उस पर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले एक प्रस्ताव आया उद्देशिका का। उद्देशिका पहले नहीं बना था, सबसे पहले उद्देशिका नहीं शामिल किया गया था, ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखना
कि संविधान बन के तैयार होने के बाद उद्देशिका को जोड़ा गया था। ठीक है, तो उद्देशिका का हमको मतलब समझ में आ गया कि एक उद्देश्य की किस पे हमको चलना है, किस पर हम किस रास्ते पे हम चलेंगे, ये हुआ आपका उद्देशिका। ठीक है, अब उद्देशिका प्रस्तावना कह लीजिए, प्रियम्बल कह लीजिए, ये सभी सभी चीजें एक ही समान है। ठीक है, अब इस उद्देशिका की जो वर्डिंग है, हम भारत के लोग, तो ये वर्डिंग आई कहां से? जैसे उद्देशिका है, ये आया कहां से? देखिए, नेहरू जी का एक 1946 में, दिख रहा है ना, 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव आया था। ठीक है, कब आया था? 1946 में आया था। और अगर हम डेट की बात करें तो ये डेट थी 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 को एक नेहरू जी ने, पंडित नेहरू जी ने एक संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा था, एक प्रस्ताव रखा था उद्देशिका का, उद्देश्य प्रस्ताव उसको बोलते थे। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार कर लिया? 22 जनवरी, ये डेट याद कर लीजिए, 22 जनवरी 1947 को नेहरू जी ने एक उद्देश्य दिया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, किसके सामने? संविधान सभा के सामने, कि ये उद्देशिका है, ये उद्देश्य होना चाहिए संविधान का। इसको संविधान ने स्वीकार कर लिया 22 जनवरी 1947 को। इसी की वर्डिंग, नेहरू जी की वर्डिंग को ही उद्देशिका मान लिया गया। ठीक है, इतना क्लियर है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सुमित कुमार जी, सर मुझे लाइव चैट नहीं दिखाई देता। मैं देख रहा हूं ना, क्या दिक्कत है? मैं तो देख ही रहा हूं लाइव चैट, किसको दिखाना है बताइए, मैं बता दूं उनको कि जुड़ गए हैं सुमित कुमार जी। अच्छा, सबके लिए ऑप्शन ऑन कर दूं क्या? बस आप लोग थोड़ी मर्यादा बनाए रखिएगा, मैं ऑन कर देता हूं। ठीक है, चलिए बताइए, कोई बताए, सबके लिए ऑन कर दूं चैट? गुड मॉर्निंग विजय यादव जी। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा संविधान का परिचय पत्र, उद्देशिका, जिसमें हमारा पूरा संविधान का एक उद्देश्य तैयार होता है, इसीलिए हम लोग उद्देशिका का नाम दे देते हैं। अब एक साहब थे N.A. पालकी वाला, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एग्जाम के लिए यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी जो मैंने बोला वो ज्ञान की बातें हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, वो ज्ञान की बातें, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं क्या किया, मैं आप लोग के दबाव में आ गया हूँ, सच बताऊं। आप लोगों के दबाव में आके मुझे एक्सप्लेन अब करना पड़ेगा। अब मैं लेक्चर लूंगा, आप लोग जैसा चाहेंगे। लेकिन यकीन मानिए, ये फैक्ट आपके लिए केवल क्या मिला, क्या मिला? दिसंबर, कितना दिसंबर था? दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947, यही दो फैक्ट आपको इसमें मिले हैं। इसके अलावा कोई दूसरा फैक्ट अभी आपको मिला नहीं है। ठीक है, चलिए, ये 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947, इसको प्रस्ताव पेश किया, इस डेट को प्रस्ताव उनका लागू कर दिया गया, संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। इससे ज्यादा अभी आपको कुछ मिला नहीं है। हाँ, एक और मिलने वाला है आपको, कि इस उद्देशिका को परिचय पत्र यूं ही नहीं कह देते, कुछ लोगों ने कहा होगा पहले। तो ये बात किसने कही थी कि जो हमारी उद्देशिका है वो संविधान का परिचय पत्र है? ये बात किसने कही थी? N.A. पालकी वाला जी ने। किसने कहा था? एन, नोट कर लीजिए, N.A. पालकी वाला। ये शायद सवाल में ना आए, जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए। N.A. पालकी वाला, N.A. पालकी वाला ने क्या कहा था कि ये उद्देशिका हमारा संविधान का परिचय पत्र है।
ठीक है, ये फैक्ट नोट करते चलिएगा, हो सकता है कि सवाल में ना आए तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें। नमस्ते ललित जी आ गए, जुड़ गए आप। कोई शिकायत? अच्छा लगा मुझे, आपने सुझाव दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ललित जी बताइए, कुछ शिकायत हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं सर, ठीक है, चलिए, ठीक, अच्छी बात है। अब संविधान, ये आपको पता चल गया। अब उद्देशिका के कुछ तत्व हैं, उसको नोट कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट, चाहे नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। अब उद्देशिका के तत्व के बारे में हम समझते हैं कि उद्देशिका का क्या तत्व है। पहला ये है जो कि हमारे संविधान को, ये बताता है कि हमारे संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, ये बताता है। बता सकता है कोई? आप लोग बताइए, संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, किन से मिलती है? कमेंट करिए। हमारे संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? जी, जनता से मिलती है। गुड, ललित जी ही बता रहे हैं। और कौन बोला? प्रस्तावना से? नहीं नहीं, प्रस्तावना से तो नहीं मिलती है शक्ति नीलू जी। शक्ति मिलती कहाँ है? हमारे संविधान को ये प्रस्तावना ने इंगित किया है। प्रस्तावना पढ़ के ये चीजें पता चलती है, ये नहीं कि एग्जैक्ट लिख दिया है। अखिलेश पांडे जी, जी जनता से। दो लोगों ने सही उत्तर दिया है, ललित जी और अखिलेश पांडे जी ने, कि जनता से मिलती है। क्यों जनता से मिलती है? हम भारत के लोग, उसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग इसको आत्मर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं और लागू 22 कब 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत करते हैं। तो मतलब हम भारत के लोगों ने मिल करके ये किया है। बाकी जनता से कितनी शक्ति मिलती है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। जनता से मिलती है, लेकिन क्या ये आप महसूस करते हैं कि हम शक्तिशाली हैं उनके सामने, जिसको हम लोग चुन करके लाते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ऐसा महसूस होता है? मुझे तो नहीं महसूस होता। आपको हो सकता है महसूस होता हो कि संविधान को शक्ति मुझसे मिलती है। हाँ, ऐसा एक बोलने के लिए एग्जाम में आ जाए तो आप लोग लिख दीजिएगा कि हाँ, जनता से ही शक्ति मिलती है। क्यों मिलती है जनता से शक्ति, क्यों मिलती है, ये सवाल है आपका रविंद्र प्रजापति जी। क्या ये पूछ रहे हैं कि जनता से शक्ति क्यों मिलती है? देखिए, क्यों मिलती है इसका तो जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि हम, चुनाव के समय होता है। हाँ, बस बस बस, सही पकड़े हैं आप। वही चुनाव के समय हमको अपनी शक्ति, वो भी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं होता है, बस चुनाव है, वोट ऐसे दे आते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि ये बातें हैं कि हम इतने दिन गुलाम रहे थे, और हमारी आजादी का जो लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए, हम जो चीज पाते हैं उस प्रक्रिया में, चाहे जो चीज आप पाते हैं उसमें किसका योगदान रहा है? क्या आपने खून खराबा करके वो चीज पाई है? क्या आपने प्यार से वो चीज पाई है? क्या आपने किसी से रिक्वेस्ट करके वो चीज पाई है? आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखते होंगे, जिस रिश्ते को बचाने के लिए आप गिड़गिड़ा रहे हैं, वो आपको हमेशा गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो जो चीजें आप करके आए हैं, अगर उसमें वो चीजें शामिल हों तो आपके लिए अच्छा होगा। वही लोगों के लिए सपना होता है। जैसे हम लोग दबे कुचले थे, हम लोग को दबाया गया था, गुलाम बनाया गया था, और उसके बाद हमें जरूरत क्या थी कि हम बोले थे कि जनता में ताकत होती है, जनता को इकट्ठा किए थे, अंग्रेज चले जाएंगे, हमारा शासन आएगा, स्वराज आ जाएगा, ये सब सारी चीजें हम बताए थे। इसीलिए जनता को ये भी बताना था, देश दुनिया को भी बताना था कि हम देखिए, पहले दिन से मताधिकार देते हैं, पहले दिन से स्वतंत्रता देते हैं। इस वजह से हमने उद्देशिका में हम भारत के लोग लिखा, कि हम भारत के लोगों पर संविधान थोप नहीं रहे हैं, हम संविधान को आत्मर्पित कर रहे हैं। सब लोग मिल करके एक नियम बनाए हैं, और इस हमने निर्णय लिया है कि इसी नियम का हम लोग सब पालन करेंगे। तो उस पर हमने थोपा नहीं है, ये दिखाने के लिए था। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये भी सही कह रहे हैं पंकज सिंह। अच्छा, मैं रुकिए, चैट को मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है? आप लोग भी आपस में देखते रहिएगा।
थोड़ी देर और पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन जब आएगा तब कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो आपको शक्ति कहां से मिलती है? जनता से मिलती है, जनता से। ये तो अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ चलो जनता से मिलती है, ये तो ठीक है, एग्जाम में आएगा, ये आता है तो सही करना, जनता से मिलती है। तत्व तो है हमारे प्रस्तावना के कि संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, ये बताती है हमारी प्रस्तावना। दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी है। दूसरा चीज क्या बताता है? दूसरी चीज बताती है कि भारत की प्रकृति कैसी है। प्रकृति मतलब भारत किस टाइप का देश है। तो भारत किस टाइप का देश है? संप्रभु, संप्रभु देश है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, या धर्म निरपेक्ष कह लीजिए। तो कैसा देश है? समाजवादी, संप्रभु और पंथ निरपेक्ष। संप्रभु मतलब क्या होता है, बिल्कुल तनाव मत लीजिए। समाजवादी क्या होता है, बिल्कुल तनाव मत लीजिए। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष क्या होता है, बिल्कुल तनाव मत लीजिए। अभी हम एक एक करके सबका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। लोकतांत्रिक भी ठीक है। लोकतांत्रिक हम भूल गए थे, किसने बताया? ऊपर चला गया, फिर से बताइए। लोकतांत्रिक। तो एक तो ये पता चला तत्व में कि हमारा संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, और दूसरा जो हमको पता चला कि भारत की प्रकृति कैसी है, भारत के संविधान की प्रकृति कैसी होगी, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। एक और चीज है गणराज्य, ठीक है। ये चीजें आपको इससे पता चलती हैं दूसरे। अच्छा एक चीज और बताइए, इससे ये नहीं पता चलता कि संविधान का हमारा उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य क्या होगा? एक तो हमें तत्व में क्या पता चल गया कि शक्ति कहां से मिलेगी, दूसरा हमारे संविधान की प्रकृति क्या होगी, और तीसरा इसका उद्देश्य क्या है। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? उसमें लिखा गया है न्याय होगा, बंधुत्व की भावना होगी, स्वतंत्रता होगी। ये सारी चीजें लिखी गई हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना भी मैं दिखा दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके पास नोट भी जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में होंगी, तो ये संविधान के तत्व से ही पता चलता है। अच्छा, संविधान के तत्व में एक चीज और पता चलती है कि हमारा लागू कब हुआ, डेट क्या थी। संविधान लागू कब हुआ? तो कब लागू हुआ था? 26, लागू नहीं, कब बनकर तैयार हुआ। तो कब बनकर तैयार हुआ? आंगीकृत, ये शब्द आ जाए ना, आंगीकृत, और कब बन के तैयार हुआ। तो ये सारी डेट आप क्या नोट करेंगे, इसमें लिखेंगे 26 नवंबर 1949, ठीक है, भूलिएगा मत। लेकिन लागू कब हुआ? ये 26 जनवरी 1950, ठीक। तो ये दो डेट याद रखिए, बहुत कंफ्यूजिव है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता तो लोग हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछा है, ठीक है। तो ये चार तत्व हैं इसके, जो प्रस्तावना के, इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे संविधान का तत्व क्या। अब ये जो शब्द इसमें प्रयोग हुआ है कि जैसे संप्रभुता आया, समाजवादी आया, लोकतांत्रिक आया, इन शब्द के थोड़ा थोड़ा हम मीनिंग समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के लिए रहेंगे आप। इसके बाद जब क्वेश्चन आएगा, लगभग 50 सवाल हैं, 50 सवाल आपको करने पड़ेंगे इसमें। इस क्लास के बाद थोड़ा, अब क्लास तो एंड हो जाएगी क्योंकि उद्देश्य का बहुत बड़ा नहीं है, अब आपको शब्दों का मतलब समझ में आ जाए, बस बात खत्म हो गई। पूर्णतः लागू हुआ, हाँ ठीक है। हाँ, अगर पूर्णतः लागू हुआ, पूर्णतः या फिर लागू हुआ, लागू भी हुआ था, अगर ऐसे आ जाए कि लागू हुआ था तो 26 जनवरी को ही लागू हुआ था, ठीक है, जो हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग समझ जाइए। और दूसरी चीज, एक और चीज याद रख लीजिए कि संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे संशोधन के द्वारा। अभी ये भी प्रश्न आएगा कि संविधान इसमें
प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब ये इस डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको बताएंगे हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, अभी बताएंगे। बस एक डेट और आप इसमें याद कर लीजिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि हमारे संविधान में जिस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, वो शब्द मैं लिखूंगा और आप बताइएगा चौथे संशोधन से, ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी, दूसरा बताइए कमेंट में। क्या पहले ही संशोधन बता दिए, सब शब्द तो बताइए। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग। धर्मनिरपेक्ष बताइए, अब लाइव आने का मतलब क्या है? अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये चीजें जोड़ी गई थी कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें। अब इन्हीं का हम एक चीज बताएंगे आपको, ये समाजवादी क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, अखंडता क्या है, संप्रभु क्या है, यहीं से सारी चीजें एक्सप्लेन होती है, ठीक है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये चीजें जोड़ी गई थी। अब हम फटाफट करके एक एक वर्डिंग समझ लेते हैं कि किस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले जो आता है वो है संप्रभु। संप्रभु का मतलब समझ लीजिए, नहीं तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, मुझे भी ये न्याय नहीं लगता स्टूडेंट के साथ कि कोई क्रैश कोर्स टाइप का चलाया जाए और उसमें चीजों को बस ऐसे बता दिया जाए, क्योंकि नहीं समझ में आती हैं। जब तक आप संप्रभु का मतलब नहीं समझेंगे ना, वहीं आपकी पॉलिटी रुक जाएगी। इसीलिए बोला जाता है पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की बात की जाती है पॉलिटी के लिए। तो इससे आपको वर्डिंग समझ में आएगी। इससे अप्लाइड पोर्शन जो होता है, जिसको कहते हैं लक्ष्मीकांत, बहुत फेमस बुक है ना। ये लक्ष्मीकांत तभी समझ में आती है जब आप इन छोटे छोटे शब्दों का मतलब समझ लेंगे, क्योंकि इसमें आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब कहाँ लिखा रहेगा? एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी बैच हम जरूर पढ़ाएंगे और उसमें एक्सप्लेन करेंगे, उसमें बारीकियां पलटेंगे। जैसे प्याज को छीलते जाओ छीलते जाओ छीलते जाओ, इसी तरीके से हम एनसीईआरटी, हमारा एक उद्देश्य है कि हम एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से, अगर एनसीईआरटी को पढ़ लिए बहुत अच्छे से, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब चीजें, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो संप्रभु का हम मतलब समझते हैं। संप्रभु का क्या मतलब होता है, आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो इससे पता चलेगा संप्रभु के कितने और मतलब निकल के आएंगे। आप अगर खुद से कमेंट करेंगे, बहुत मतलब होता है इसका। संप्रभु का सीधा सा मतलब होता है हम स्वतंत्र हैं। हम अपने किसके लिए स्वतंत्र हैं? अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं, हमारे ऊपर वो निर्भर करता है कि हम पे कोई किसी का शासन नहीं है। हम संप्रभु हैं, हम पे किसी का शासन नहीं है। हम चाहें तो आपको लाइव क्लास दें, हम चाहें तो आपको रिकॉर्डेड दें। नहीं, ऐसा नहीं है, हम बधे हुए हैं आपसे। जैसे हम चाहें तो पाकिस्तान पर अटैक तो नहीं करेंगे, कि हम किसी से संधि करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अगर, जैसे हमारा चीन हमारे क्षेत्र में घुस रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो हम ये कर सकते हैं कि युद्ध करने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं, कि हम युद्ध करेंगे, हम पे कोई दबाव नहीं होगा, हम सारे निर्णय अपने स्वयं लेंगे। संप्रभु का बस यही सीधा सा मतलब होता है, ठीक है। हाँ, शब्दों की समस्या बहुत होती है, इसीलिए हमारी चर्चा भी चल रही थी सर से, कि जो आज द हिंदू पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। द हिंदू जो पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छी संस्थान से जुड़े हुए थे वो। बस यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मतलब मित्रता के नाते। आप लोग यूट्यूब पर देखिएगा, उन्होंने जिस टाइप का एनालिसिस वो करते हैं, उनकी मैगजीन छपती थी दूसरे संस्थान में, तो जिस टाइप का एनालिसिस करते हैं, बहुत कम मार्केट में है वन डे एग्जाम के लिए। अब तक अगर आप देखे होंगे ना, तो जो न्यूज का एनालिसिस है वो एडिटोरियल का होता था, लेकिन वन डे एग्जाम के लिए नहीं होता था। तो हमने क्या शुरू किया है कि सर वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज का एनालिसिस करेंगे सर। न्यूज कैसे, क्या है, द हिंदू का पूरा आज का वीडियो हमने अपलोड किया था, बहुत अच्छा समझाते हैं सर, ठीक है। हम की सर, अच्छा,
जो सर वो पढ़ाते हैं ना द हिंदू, उनकी क्लास जो है ना शाम को होती है 7 बजे, लेकिन अभी उनके पास समय नहीं है, तो 7 बज के वो रिकॉर्ड करके चले जाते हैं 7 बजे, और वो चीजें आपको नेक्स्ट डे मिलती हैं, क्योंकि वो आप देखिएगा कि कितना डिटेल एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस करके आते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, एक एक शब्दों की मीनिंग बताते हैं। थोड़ा सा उनका भी हाथ तंग है बोर्ड पे, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। राज्य का निर्णय केंद्र लेता है, पूरा भारत स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। देखिए, राज्य का निर्णय केंद्र लेता है, ये गलत बात है। निर्णय लोकतांत्रिक देश में निर्णय पर एक तो पहुंचना रहता है, लेकिन वो उनका निर्णय नहीं, वो सामूहिक निर्णय। अब मैं बताता हूं, आपने अच्छा सवाल पूछा, ललित जी अच्छा सवाल पूछते हैं। देखिए, दो पार्टी हैं, समझिएगा बात को, ए और बी पार्टी, गांव में दोनों लोग प्रधानी का चुनाव लड़े। भारत में क्या सिस्टम है कि जनता का शासन जनता के लिए, ठीक है, जनता का ही शासन होगा। अब जनता का ही शासन, अभी हम पढ़ाएंगे इस बात को, जो जब पढ़ाएंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर बताएंगे क्या होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधे कोई निर्णय लेना है, यहाँ नाली बनानी है गांव में, तो 15 लोग रहते हैं गांव में, 15 से पूछा जाए भैया नाली बनवा लें, इनसे पूछे भैया नाली बनवा लें, जब सभी लोग कहें हाँ नाली बनवा लो, तब नाली बन जाए। छोटे देश के लिए संभव है, बड़े देश के लिए संभव नहीं है। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? भारत में आप खुद बताएंगे, मैं जब इसका जब आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। तो निर्णय निर्णय की बात चल रही थी। तो भारत में क्या होता है कि दो लोग चुनाव में खड़े हुए, इतना बड़ा देश है, करोड़ों देश रहते हैं, 140 करोड़ जनसंख्या है, तो क्या होगा, 140 करोड़ तो शासन कर नहीं सकते हैं, इसीलिए 140 करोड़ के कौन शासन करेगा, प्रतिनिधि शासन करेंगे। प्रतिनिधि जो आपके एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ग्राम का प्रधान होता है, ये हमारे प्रतिनिधि हैं। कि इनका जो वोट देने का मतलब ये होता है कि हमने अपने सारे निर्णय लेने की जो क्षमता थी, जो शक्ति थी, वो अपने ग्राम प्रधान को दे दिया है, लीजिए भैया मेरे शक्ति का आप पालन करिए। वोट देने का ये मतलब होता है। वोट देने का प्रत्यक्ष शासन का मतलब होता है जनता खुद शासन में भागीदारी करे, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोकतंत्र में तो भागीदारी जनता की होती है, लेकिन उसमें भी कैटेगराइज है कि अगर हमने अपना वोट अपने ग्राम प्रधान को, अपने विधायक को दे दिया है, इसका मतलब है कि हमने अपने सारे निर्णय लेने के जो अधिकार है 5 साल के लिए उसको हमने दे दिया है। ठीक है, तो हमारा निर्णय जब वो लेगा तो वो भी माना जाएगा कि जनता का निर्णय। ठीक है, वो भी माना जाएगा जनता का निर्णय। तो निर्णय तो जनता ही लेती है, लेकिन उसके आपके कौन लेगा, प्रतिनिधि लेंगे। 2000 की जिम्मेदारी लेकर चलता है ग्राम का प्रधान, कि 2000 लोगों ने इसका वोट दिया, इसका मतलब ये जो फैसला उसने 2000 लोगों ने स्वीकार किया, ये जो ग्राम प्रधान निर्णय लेगा ये हमारे लिए अच्छा होगा। अब बाद में ये नहीं कह सकते। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र, हाँ अब अच्छा टॉपिक छेड़ा आपने। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर क्या है पता है? आपने एक बार वोट दे दिया, एक बार आपने वोट दे दिया, अब जब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ जाता तब तक वो प्रधान गांव का प्रधान रहेगा रहेगा। ठीक है, लेकिन जो जो अप्रत्यक्ष है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता, जैसे कहां पे है, जैसे स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है कि अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का भी उनको अधिकार है, रिकॉल का अधिकार, रिकॉल उसको बोलते हैं, कि आप उसको वापस भी बुला सकते हैं। ठीक है, ये होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब। लेकिन आप क्या उसको वापस बुला सकते हैं ग्राम प्रधान को? नहीं बुला सकते हैं, जब तक उसकी प्रक्रिया है, तब तक वो प्रक्रिया भी इसके अंदर नहीं आती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये हो गया आपकी संप्रभुता। ठीक है, कि भारत एक संप्रभु देश है, जिसकी व्याख्या हो गई थोड़ी बड़ी, और इससे क्या होगा, क्लास हो जाएगी थोड़ी लंबी। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या शब्द आया, एक तो आपका आ गया इसका संप्रभु। संप्रभु का मतलब सबको समझ में आ गया ना?
संप्रभु का मतलब सबको समझ में आ गया। चलें आगे। दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द क्या है? समाजवादी। चलिए बढ़ें। अब कमेंट नहीं करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो। समाजवादी, अब इसका भी थोड़ा बड़ा मतलब निकल जाएगा, इसीलिए मैं सब क्वेश्चन आंसर कराता हूं। समाजवादी, देखिए पहले तो ये बताइए, पहले प्रस्तावना में था कि नहीं था? प्रस्तावना का ये मूल अंश है कि नहीं है? मूल संविधान में था कि नहीं था? मूल प्रस्तावना में ये समाजवादी। जी सर, ये था, समाजवादी था पहले? नहीं था। जी जी। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976 में। ठीक है, ये पहले संविधान का पार्ट नहीं था। और एक चीज मैंने बोल दिया, नहीं था, संविधान में लिखा नहीं था, लेकिन क्या इसके जो लक्षण हैं, क्या ये जो इसके उद्देश्य हैं, जो इसकी क्वालिटी है, पूरे संविधान में थी ही नहीं? ये कहीं से नहीं मिलता, ये मिलता है। कमेंट करिए, ये कहां से मिलता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व में। राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है उससे इसका भाव परिलक्षित होता है। ऐसा किसने बोला था? ऐसा बोला था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जाहिर सी बात है कि 1976 में जोड़ा गया है समाजवादी हमारे प्रस्तावना में, लेकिन इसका जो भाव था और जो हमारे आजादी का जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसको छोड़, उस लड़ने के बाद जब संविधान बना तो उसके राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व था उसमें समाजवादी के गुण थे, समाजवादी लक्षण के गुण थे। ठीक है, अब देखिए एक चीज और देख लीजिए कि समाजवाद का क्या मतलब होता है। समाजवादी, ये छोटे छोटे शब्द हैं और इन शब्दों की एक श्रृंखला बनेगी। उस श्रृंखला को हम यूट्यूब पर लाएंगे, उस श्रृंखला को हम यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। प्रज्ञा अग्निहोत्री जी, सोशल वेलफेयर, ठीक है। धर्मेंद्र कुमार सिंह डीपीएसपी, ठीक है। पंकज जी डीपीएसपी, ठीक है। हाँ ललित कुमार जी, एक स्टेप आप आगे रहते हैं, मैं समझ गया अब आपको क्यों दिक्कत आ रही है। आप इस किस चीज की तैयारी करते हैं? ये यही बता दिए सर कि जो नीति निदेशक तत्व है वो लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था नीति निदेशक सिद्धांत, जो कि जो हमारे पिछले क्वेश्चन हुए हैं उसमें कम से कम ये 15 बार क्वेश्चन आया है। किसने, अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो ये पता उनको चला होगा कि नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड से आया है। ये क्वेश्चन कम से कम 15 बार आए हैं 2-3 क्लासेस में। ठीक है जी, पीसीएस की तैयारी, अच्छी बात है। ठीक है, तो आयरलैंड से ये भी फैक्ट याद कर लीजिए, पहले याद ही होगा आप लोग को। अब देखिए, समाजवाद का मतलब होता है दो समाजवाद। एक तो होता है, समाजवाद का मतलब ये होता है कि आप समाज में समानता लाएं। ठीक है, अब देखिए दो चीजें सर, एक थे हमारे मार्क्सवाद, मार्क्स को जानते हैं ना, मार्क्सवादी समाजवादी, ये भी समाजवादी अपने आप को कहते हैं। और दूसरा ले लीजिए गांधीवादी या भारतीय ले लीजिए, भारतीय समाजवाद। ठीक है, जो अपने यहाँ समाजवाद है और जो समाजवाद मार्क्स का है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? मार्क्सवाद ये कहता है समाज में समानता आनी चाहिए, समाजवाद भी ये कहता है कि समाज में समानता आनी चाहिए। ठीक है, समानता दो तरीके से आ सकती है। अगर मान लीजिए आप दो भाई हैं, दो भाई हैं, एक ए और एक बी। आपके पास टोटल हमारे पास 30 रुपए हैं, एक के पास 10 है और बी के पास 20 है। समाजवाद लाना है, कैसे आएगा समाजवाद? एक समाजवाद ये है कि इसको 10 रुपए और दे दिए जाए। ठीक है, और इसको या तो थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए या फिर ना दिया जाए, इसके पास 20 रुपए ही है। लेकिन दूसरा जो तरीका है कि इससे 5 रुपए छीन के इसको दे दिया जाए।
अब इसका कितना हो गया 15 और इसका भी हो गया 15, ये हो गया समाजवाद। ठीक, ये इनका मानना है। ये इनका ये कहना है कि जो जनता, एक समाज में दो ही वर्ग होते हैं, एक शोषित होते हैं, दूसरा शोषक होते हैं। जो बड़े आदमी उद्योगपति हैं वो जनता का शोषण करके बड़े आदमी बने हैं, जनता का ही पैसा लूट करके बने हैं, तो उनके पैसे को छीन करके जनता में बांट दिया जाए, बराबर बराबर हो गया समाजवाद। और इनका एक स्टेप और आगे कहना है कि ऐसे ही नहीं मानेंगे, कोई भी बड़ा आदमी ऐसे ही अपना पैसा नहीं दे देगा, उसके लिए हिंसक क्रांति करनी पड़ेगी, उसके लिए खून खराबा करना पड़ेगा, चाहे मार डालना पड़े, चाहे काट डालना पड़े, लेकिन उनका पैसा छीन करके सब में बांट दिया जाए, क्योंकि उसने शोषण करके पैसा कमाया है। आ गया समाजवाद। ये मार्क्सवाद का समाजवाद है। भारत का समाजवाद ये नहीं है। एक समाजवाद, इसको निगेटिव समाजवाद कहते हैं, निगेटिव। दूसरा जो पॉजिटिव समाजवाद है, ये कहता है अगर ए के पास 10 रुपए है, बी के पास 10 रुपए है, तो ऐसी कोशिश की जाए, सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था लागू की जाए कि इसको प्रमोट किया जाए और प्रमोट करके इसके बराबर लाया जाए। ठीक है, इसके बराबर लाया जाए या फिर लाने की कोशिश की जाए, तो यही समाजवाद है। 15 आ गया, मान लीजिए जब ये 20 रुपए है इसके पास 10 है, इसको हमने थोड़ा सपोर्ट कर दिया, सपोर्ट के नाम पे हमने सब्सिडी दे दी, हमने राशन दे दिया, हमने पहले मिट्टी का तेल देते थे किरासन तेल, वो भी दे दिया, हमने चीनी दे दी, हमने पेंशन दे दी, और पेंशन देने के बाद बोला कि आपको हम थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम समाजवादी हैं, इसलिए आपको समाजवादी पेंशन दे रहे हैं, ताकि आपका समाज में स्तर जो है उठ सके। और जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है, और जिसके पास पैसा है वो अमीर है, पूंजीपति है। ठीक है, अब जो भारत का समाजवाद है, जो पॉजिटिव समाजवाद है, वो ये कहता है कि समाजवाद कभी नहीं आएगा। समाजवाद कभी आ सकता है? नहीं, कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये जब 10 इसके पास है, इसके 20 है, जब इसको हम सपोर्ट करेंगे 20 पे पहुंचेगा तो ये 40 पे पहुंच जाएगा, जब ये 40 पे पहुंचेगा ये 100 पे पहुंच जाएगा। तो समाजवाद आएगा नहीं कभी, लेकिन हमको लगातार इसका परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम हम करते रहेंगे तो समाजवाद की तरफ हम अगर अग्रसर रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा, कयामत की रात आएगी कि समाजवाद आ जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ये सभी जानते हैं, फिर भी समाजवाद समाजवाद करते रहते हैं। आज के समय में पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो कहीं पर भी पूरा समाजवाद नहीं है। अखिलेश पांडे जी चीन में समाजवाद नहीं है। वो भी चीन की अगर बात करते हैं कि हम चीन साम्यवादी देश है, लेकिन साम्यवाद भी अब पूंजीपति को अपनाया, पूंजीवाद को अपनाया कि नहीं अपनाया? समाजवादी जो होते हैं, जो मार्क्सवादी होते हैं, वो पूंजीपतियों का विरोध करते हैं, पूंजीवाद का विरोध करते हैं, बाजारवाद का विरोध करते हैं। बाजारवाद का मतलब ये होता है कि सारी चीजें बाजार पर निर्भर होंगी। अगर आलू का आज मार्केट में कम आलू आया है तो उसके ऊपर है, अगर पूंजीवाद रहेगा, मान लीजिए पूंजीवाद है यहाँ पे, और समाज ऐसा आ गया कि पूरे मंडी में 2 किलो आलू बची है, अब उस आलू बेचने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो आलू चाहे लाख रुपए किलो दे, चाहे 2 लाख रुपए किलो दे, या फिर ना दे, उसका निर्णय है वो पूंजीवाद का। और समाजवाद का निर्णय क्या है कि सारा उसका रेट जो है वो सरकार तय करेगी, सारी चीजें जो जनता के लिए है वो सरकार तय करेगी मूलतः। तो आज का जो समय है, चाहे वो अपने आप को समाजवादी कहें, चाहे वो अपने आप को साम्यवादी कहें, कहीं पर भी पूर्ण रूप से पूंजीवादी, पूर्ण रूप से समाजवादी व्यवस्था नहीं है। चीन भी अगर साम्यवादी है तो वहां पर भी पूंजीवादी कंपनियां जा रही हैं, पूंजीवाद की वो भी सपोर्ट करते हैं, तो संपूर्ण साम्यवादी तो कहीं नहीं है। अगर अमेरिका कहता है, ब्रिटेन कहता है हम पूंजीवादी देश है, लेकिन पूंजीवादी देश तो हैं आप, लेकिन आप अपने यहाँ सब्सिडी भी तो दे रहे हैं, तो ये समाजवादी का लक्षण है। तो पूर्णतः कहीं नहीं है, मिश्रित व्यवस्था है जिसको भारत ने अपनाई है, यही आजकल पूरी दुनिया अपना रही है। ठीक है, वो कहने की बात है कि कौन समाजवादी है कौन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समाजवाद का मतलब। समाजवाद का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए, समाजवाद का मतलब आपको समझ में आ गया? जी, पंकज जी, जी 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 जी।
जी। चलिए ठीक है, अब हम दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो शब्द प्रस्तावना में हमारा जोड़ा गया है, वो तीसरा शब्द है हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, ये क्या पहले से ही था? धर्मनिरपेक्ष पहले से ही था कि बाद में जोड़ा गया? तो बाद में जोड़ा गया। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है? राज्य का कोई, एक तो होता है राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और एक सभी धर्म हैं। राज्य का नहीं, हमारे देश में कोई धर्म नहीं है, एक तो ये हो गया धर्मनिरपेक्ष। दूसरा, सभी धर्म हैं और हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। ठीक है, भारत में इसी टाइप का धर्मनिरपेक्ष है कि हमारे यहां हम दिवाली पर भी प्रोटेक्शन देते हैं, हम जो ईद होती है, ईद पर भी हम प्रोटेक्शन देते हैं। तो हमारे यहाँ पॉजिटिव धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, कि हमारे यहाँ जो धर्म है वो हम अपने धर्म का तो पालन करेंगे, लेकिन आपके भी धर्म का सम्मान करेंगे। ठीक है, ये होती है धर्मनिरपेक्षता। और पूरे धर्म को खत्म कर दिया जाए, ये तो कोई धर्मनिरपेक्षता है नहीं और ना ही कहीं आ सकती है। ठीक है, तो चलिए सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी। सर्वधर्म समभाव। अच्छा, लाइव क्लास में ये फायदा तो मिलता है, लाइव क्लास में ये तो मिलता है फायदा कि लोग नई नई चीजें लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए धर्मनिरपेक्षता पे ज्यादा नहीं जाएंगे, बस एक चीज और आप जान लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता की बात अगर आर्टिकल की जाए तो किस आर्टिकल में की गई है बताइए? जो पहले बताएगा उसी का मान्य होगा। धर्मनिरपेक्षता की बात संविधान के मूल अधिकार में, मैं बता देता हूं, मूल अधिकार हिंट दे दिया, मूल अधिकार के किस आर्टिकल में की गई है? प्रस्तावना में तो की गई है, लेकिन आर्टिकल की अगर हम बात करें, नहीं नहीं 15 नहीं, 15 नहीं, 25 से 28। नीलू पाल जी, अंजलि सिंह नहीं, 29 नहीं, 25 से 28 जी, अखिलेश जी, आशीष शुक्ला जी, हाँ 25 से 28 जो आर्टिकल है, इसमें धर्मनिरपेक्षता की बात संविधान में कही गई है। ठीक है, काशी द्विवेदी जी बिल्कुल सही। ठीक है, पंकज सिंह, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब हमने ये समझ लिया, और अगला जो शब्द है वो लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप लिखने से बचते हैं, लिखते नहीं हैं। जब क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं उसमें सारी चीजें दी गई हैं पीपीटी में, तो क्या लिखें? मेरे तो समझ में नहीं आता। लिखना जरूरी है, सभी चीजें एकदम एक्यूरेट लिखें, क्लास लंबी हो जाती है लिखने से, और कोई बात नहीं है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, लोगों का शासन। लोगों का शासन दो तरीके से आपको मैंने बताया था अभी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है मैंने बहुत अच्छे से समझाया, पूरी कोशिश की। इसमें दो इसके औजार है, कह लीजिए दो हथियार होते हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। एक प्लेबिसाइट और दूसरा होता है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है अपने प्रतिनिधि को अगर आप सही शासन नहीं कर रहे हैं तो हम रिकॉल कर लेंगे, वापस बुला लेंगे। और प्लेबिसाइट मतलब जनमत संग्रह, सभी चीजों पे जन की राय ली जाएगी, जनता की राय ली जाएगी। तो ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का लक्षण। लेकिन भारत में कैसा लोकतंत्र है? हमारे प्रतिनिधि शासन करते हैं, हमारे ब्रह्मानंद जी। क्या लिखा आपने? केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों द्वारा निर्वाचित हैं। बिल्कुल, इसका भी है। चलिए मैं इसका भी थोड़ा बताता हूँ, समय आज निकाल लीजिए।
तो भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब देखिए, जो आप कह रहे हैं कि केवल उन्हीं शासक को सरकार चलाने का अधिकार है जिसको जनता ने चुना है। ये लोकतांत्रिक का मतलब होता है, जो जनरली होता है, जो लिखा गया, लिखा और लिखनी और करनी में अंतर होता है, ऐसा कथनी और कहनी में अंतर होता है। तो देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट ये समझाना चाहता हूं कि आप ए बी सी डी 4 लोग चुनाव में खड़े हुए, टोटल वोट की संख्या है 2000 पूरे गांव में, ठीक है। ए को मिला 500, बी को मिला 700, डी को 7 5 12 हो गया, 12 5 12 4 16 हो गया, 6 कर लीजिए, 600, और डी को मिला 200, ठीक है। तो ए बी सी डी 2000 वोट है, इसमें जीता कौन? इसमें चुनाव कौन जीतेगा बताइए? एबीसीडी में चुनाव कौन जीतेगा? ए को मिला 500 वोट, बी को मिला 700 वोट, सी को मिला 600 वोट और डी को मिला 200 वोट। चुनाव कौन जीता? अखिलेश पांडे जी। बी बी बी, ठीक है, बी जीता, बहुत अच्छी बात है। अब जो आपने कहा कि जिसको जनता ने चुना है उसी को शासन करने का, सरकार चलाने का अधिकार है, ठीक है, बिल्कुल, भूमि यादव जी, बी, चलाने का अधिकार है। अब 700 लोगों ने इसको वोट दिया, गांव में है 2000 लोग, जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया उनकी संख्या कितनी है? जोड़िए, 500, 600 प्लस 200, 5 6 5 11, 11 2 1300। 1300 लोगों ने बी को नकारा है, 700 लोगों ने बी को हाँ किया है, और 1300 लोगों ने यह कहा है कि नहीं, बी शासन करने लायक नहीं है। जब सी को वोट देता है तो इसका यह मतलब है कि इसको ये शासन करने लायक नहीं है। ए को जब वोट देता है तो इसका मतलब अंतर्निहित है कि बी शासन करने लायक नहीं है, और जब डी को कोई वोट देता है तो इसका मानना यह है कि ये शासन करने योग्य नहीं है। लेकिन 1300 लोगों ने जिसको नकारा है, भारत में वही शासन कर रहा है। तो क्या जो 1300 लोग हैं इनकी मर्जी नहीं है कुछ? इन्होंने किसी को नहीं चुना है? ये कहां से आए हैं? ये लोग नहीं है, ये वोट नहीं है। तो केवल ये कहने की बात है कि बहुमत का शासन है, वैसे बहुमत का शासन नहीं है। ये किसका शासन है? भारत में जब हम लोकतंत्र पढ़ेंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहले खंबा जिसने छू लिया, वो चीजें इसमें कही गई हैं। बाकी जनता की राय हुए का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, भावुक नहीं होना है। अब जो आपके गांव में चुनाव लड़ा है, जो जीत के आया है, उसका आप आकलन करिए कि उसको कितनी जनता ने नकार दिया कि ये नहीं, जो वोट नहीं दिया उसको, उसके पक्ष में नहीं था, ठीक है। तो ये लोकतांत्रिक जो अपने यहाँ है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वहां की कमियां हैं। अमेरिका के संविधान, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव होता देखें आप, कि केवल 2 लोग लड़ते हैं। अगर यहीं पर 2 लोग होते कि 2000 सीट है और 2 लोग खड़े हुए, तो एक लोग अगर 1001 वोट पा गए वो जीत जाएंगे। अब ये तब भी पता चल गया कि चलो हाँ, बहुमत का शासन है। लेकिन यहाँ तो बहुमत के शासन की बहुमत का कोई मूल्य ही नहीं है। शासन तो कर रहे हैं ये जिसको कम लोगों ने, आप 50 लोग खड़ा करा दीजिए, जो 50 वोट पाएगा वो जीत जाएगा। ये तो मजाक है, फिर भी चल रहा है, चलने दीजिए। हमको सुधारना नहीं, हमको एग्जाम पास करना है, और एग्जाम पास करके अपनी स्थिति सुधारना है, तो देश की स्थिति सुधर जाएगी, ठीक है। ज्यादा भावुक नहीं होना है, ज्यादा ईमानदारी से काम करेंगे, निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। ईमानदार बहुत ज्यादा नहीं होना है। बुद्ध को पढ़े हैं ना, गौतम बुद्ध को, मध्यम मार्गी बनना है, मध्यम मार्ग चुनना है आपको। मैं नहीं चुन पाता हूं। मध्यम मार्ग का मतलब बहुत ज्यादा रिजिड मत होइए किसी के लिए, और बहुत ज्यादा आप सॉफ्ट भी मत होइए। तो मध्यम मार्गी बनना है, ठीक है, नहीं तो वहां से आप निकाल दिए जाएंगे। चलिए, ये हो गया आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी, चूंकि आपने बात को छेड़ दी, ठीक है। नीलम कुमारी 1-2 क्लास छूट गई है, वो कैसे मिलेगी? मिल जाएगी रिकॉर्डेड में। देखिए, कंटेंट में जाइए, जैसे ही आप कोर्स को ओपन करेंगे, कोर्स को ओपन करते ही
कंटेंट का सिस्टम, आपका कंटेंट का एक सेक्शन होगा, ठीक है, कंटेंट का सेक्शन होगा, उस कंटेंट पे क्लिक करेंगे, सभी चीजें मैंने उसमें बना दी है, फोल्डर मैंने बना दिया है, उसमें 2 फोल्डर में जा रहे होंगे कंटेंट, एक हिंदी में और दूसरा आपका पॉलिटी में। ज्योग्राफी भी पढ़ाऊं क्या? पॉलिटी को 2-4 चैप्टर रोक के ज्योग्राफी पढ़ाएं? ज्योग्राफी पढ़ाया जाए क्या? 2-4 चैप्टर रोक दिया जाए। अब इतना हो गया हमारा, इसके क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। अब ज्योग्राफी शुरू करें, मजा आएगा ज्योग्राफी में बहुत, कि इसको पूरा कंप्लीट कर लें पहले। ब्रह्मानंद जी, जी 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 जी, पंकज जी, बिल्कुल ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लगने वाला है ज्योग्राफी। एक चीज आप जानते हैं, हमारे पास वो कंटेंट है, धीरे से बता रहा हूँ, कोई सुनने ना पाए। जो लोग 2.5 लाख रुपए दे करके लेते हैं एडमिशन और कोचिंगों में, जैसे दृष्टि IAS वगैरह, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, वो कंटेंट मैं आपको दे सकता हूँ, सेम वही, सेम टू सेम कंटेंट, कुछ, और वो भी लेटेस्ट, बहुत ही। लेकिन बस क्या होगा, लोग दूसरे रहेंगे, चेहरा तो वो नहीं ला सकता, उनकी तो बहुत फीस है। सेम टू सेम वही चीजें जो क्लास में लिखाते हैं ना, डेली वाइज आपको मिल जाएगा, उसमें बल्कि सुधार करके मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा, ठीक है। तो मैं शुरू करने वाला हूँ, ये RO का एग्जाम खत्म हो जाए तो फिर एक जनरली हम लोग सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे डिस्कशन करेंगे, और उसमें हम लोग अंतर तक जाएंगे, वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होगा सर, शशांक सिंह जी, इसीलिए मैंने मंथन IQ शुरू किया है। अब वहां इतने दिन काम करने का कुछ तो फायदा होगा, सारी चीजें तो समझ में आ ही गई हैं, कौन क्या कैसे कहाँ से मिलता है क्या, तो ये सारी चीजें समझ में आई हैं, तो लेके चलूंगा मैं, ठीक है। RO का एग्जाम पंकज जी मार्च में होगा, ठीक है, लेकिन हमारा ये है कि जनवरी लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आप लोग थोड़ा सहयोग करिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए ना। अब डिस्कस, अब ये खत्म हो गया होता अब तक, तो क्या है प्रस्ताव उद्देशिका में इतना पढ़ के करेंगे क्या आप? कुछ नहीं, मतलब 50 क्वेश्चन में भी सब आ जाएगा, ये जो मैंने बका है इतनी देर, ये सब आ जाएगा क्वेश्चन वाइज, अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे, सब कुछ आ जाएगा इसमें, इतना क्या लोड लेते हैं। अभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन वाइज है, आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्वेश्चन का डिस्कशन मिल रहा है, आप उसको डिस्कशन को देखते जाइए, क्या आंसर सही होगा ये देखते जाइए। 3 महीने आप चलिए हमारे कहने से, मैं कह रहा हूं तो कुछ तो विश्वास करिए। उसके बाद डिस्कशन तो मैं आके के कर दूंगा, सभी का पूरा लेक्चर दे दूंगा, जैसे जैसे आएगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, समय बहुत लॉस हो जाएगा। PCS का एग्जाम होता तब भी चलो ठीक है। PCS की बैच लॉन्च कर दूंगा, उसमें होगा डिस्कशन अच्छे से। निबंध अच्छे सर पढ़ाएंगे, आप परेशान मत होइए, निबंध के लिए मैंने बोला है ना, निबंध पहले प्री का खत्म कर लीजिए, निबंध और पत्र लेखन दोनों हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्लास को हम एंड करते हैं आज, क्वेश्चन एंड अभी नहीं कर रहे हैं, पहले उसको पूरा खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन आज करेंगे आप लोग, अभी अभी क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन रिकॉर्डेड डाल दूं, बताइए। अभी क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन रिकॉर्डेड डाल दूं, बताइए। 50 क्वेश्चन हैं उद्देशिका से। हाँ वही वंदना जी, मैं भी वही कह रहा था कि अगर आपको जनवरी तक खत्म हो जाएगा तो आराम से रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, हम और अच्छी अच्छी चीजें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बाकी जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत जरूरी होगा ना, मैं वहां पे समझा दिया करूंगा, जो नहीं जरूरी है, अभी हम जब समय बचेगा ना, तो हर सब्जेक्ट का जो जरूरी चैप्टर है उसको हम रिवीजन करा देंगे। लेकिन अगर हर सब्जेक्ट को जो गैर जरूरी है आप चाहते हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन हो, क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम पास के RO देख लीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर हम डाल देंगे रिकॉर्डेड, कुछ लोग कह रहे हैं रिकॉर्डेड डाल दीजिए, रिकॉर्डेड में समस्या नहीं है कोई, पता नहीं आप लोग के दिमाग में क्या ऐसा बैठ गया है कि लाइव ही चाहिए, लाइव में समय भी लॉस होता है, लेकिन हाँ
सब लोग को आना है 10 बजे संडे। टेस्ट होगा किसका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। जब से ये धरती बनी है, जब से तब से लेकर के आरओ में जितनी भी पॉलिटी आई है उस सब का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर जब जितना भी आया हुआ है आंसर के साथ आप लोगों को लाइव कमेंट करना है। ठीक है, संडे को तैयार रहिएगा। संडे क्लास नहीं होगी कोई भी, संडे कोई भी क्लास नहीं होगी, ना हिंदी की होगी ना पॉलिटी की होगी। संडे को टेस्ट होगा। ठीक है, सभी लोग टेस्ट दीजिएगा और लाइव दीजिएगा, गलत होगा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया आप लोकतांत्रिक का। बाकी आपका इसमें एक शब्द और आता है गणतंत्र। गणतंत्र का क्या मतलब होता है वो हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, गणतंत्र में भारत में भी गणतंत्र है, ब्रिटेन में भी गणतंत्र है। गणतंत्र भारत और ब्रिटेन दोनों जगह है। एक होता है लोकतंत्र तो है, लेकिन जो प्रमुख है, राज्य का प्रमुख, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, ये भी जनता का मुखिया है। और ये जो है राजा होगा, यहाँ राजशाही सिस्टम होगा, राजा होगा। यहाँ पर राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, मतलब उत्तराधिकारिता का नियम चलता है। उत्तराधिकारिता का नियम चलता है। यहाँ पे जो होता राजा नहीं होता है, प्रतिनिधि होता है जनता का। ये उत्तराधिकारी नहीं होता है, ये चुन करके आता है, एक समय मिलता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का 5 साल दिया गया है, वैसे ही। अब जब यहाँ जैसे ब्रिटेन का है, तो ब्रिटेन में ये सिस्टम नहीं है आपका। ठीक है, ब्रिटेन में राजा होता है, तो यहाँ पे उत्तराधिकारिता चलती है। बाकी लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था चल रही है, लेकिन यहाँ पे राजा रहता है। गणतंत्र भी व्यवस्था में इसका इसका ये वाला सिस्टम है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखिएगा, काफी है। देश का प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुनते हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत में प्रत्यक्ष तो चुना नहीं जाता, राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुना जाता है नहीं। देखिए, जो गणतंत्र भारत में है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुना जाता है। जैसे प्रत्यक्ष अगर चुना जाएगा तो ये हो जाएगा अमेरिका, और अप्रत्यक्ष चुना जाएगा तो ये हो जाएगा भारत। तो जो इसमें भारत में है वो अप्रत्यक्ष चुना जाता है। राष्ट्रपति का वोट कोई देने गया है क्या? राष्ट्रपति का वोट कोई देने गया है क्या? जी जी, हाँ थोड़ा सा इसमें लिखने में, हाँ ठीक है। जो गणतंत्र की ये पार्ट नहीं है, जो शासन व्यवस्था होती है उसके पार्ट है, कह लीजिए। शासन का होता है एक आपका हो, देखिए थोड़ा सा इसमें लिखने में मिस्टेक हुआ है। एक होती है राजशाही और दूसरा होता है गणतंत्र। ये गणतंत्र है, भारत में गणतंत्र है। और दूसरा ब्रिटेन में जो होता है वो राजशाही है, ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में राजशाही है। और शासन की दो प्रणालियां हैं, गणतंत्रात्मक और राजशाही। तो ब्रिटेन में राजशाही है, राजा का शासन होता है, उत्तराधिकार का नियम चलता है। गणतंत्र में दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। भारत में हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव थोड़ी वोट थोड़ी देते हैं। भारत में राष्ट्रपति होता है ना, तो उसका जैसे चुनाव प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। मतलब जनता का जो मुखिया है, जो राज्य का मुखिया है, उसका चुनाव अगर प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसको प्रत्यक्ष गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहेंगे, और अगर अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है तो उसको अप्रत्यक्ष गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहेंगे। दोनों गणतंत्र देश हैं, दोनों रिपब्लिक कंट्री हैं। तो भारत कैसा है? अप्रत्यक्ष गणतंत्र देश। ठीक है, हाँ पंकज जी, हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं वो वोट देते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। एक शब्द आता है न्याय। कौन सा शब्द आता है? न्याय। न्याय
संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है बताइए? संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? ये सवाल तो मैंने कराया है, आप लोग बताइए। संविधान में था 3 प्रकार के, बिल्कुल। कौन कौन से न्याय की बात की गई है? 5 प्रकार कहाँ न्याय? स्वतंत्रता 5 प्रकार की होगी। पंकज जी, न्याय कितने प्रकार की बात की गई, कितने तरह के न्याय की? जी जी, सब सही उत्तर दे रहे हैं। अमित कुमार राव, ललित कुमार, नीलू पाल, अंजलि सिंह, अमित कुमार राव। कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या उत्तर है? अमित कुमार राव जी, ठीक है। तो न्याय की बात जो बात की गई है वो आप प्रश्न के हिसाब से बताइए। एक प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन होता है। राजनैतिक, धार्मिक, आप इसमें से चुनिएगा। धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और एक सामाजिक न्याय। इसमें से कौन से न्याय की बात नहीं की गई है? फटाफट बताइए। इसमें से चारों ऑप्शन में कौन से न्याय की बात नहीं की गई है? ये सवाल बहुत आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। जी ब्रह्मानंद जी, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ये कंफ्यूज कर देता है हमें कभी कभी, हम लोग धार्मिक नजरअंदाज कर देते हैं। तो 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है किसी को रंग, जाति, मूल वंश के आधार पर कोई उससे विभेद नहीं किया जाएगा, ये होता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि किसी के अर्थ के आधार पर, यानी कि उसके पैसे के आधार पर, वो धनी है, गरीब है, क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इस आधार पर उसको ना तो वोट देने से वंचित किया जाएगा, ना तो किसी सामाजिक सरोकार में शामिल होने से रोका जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय का वही मतलब होता है किसी को भी रंग, जाति, धर्म, लिंग, इन सब के आधार पर चुनाव लड़ने से मना नहीं किया जाएगा, ये होता है राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। अब आप लोग बताएंगे कि कौन सी स्वतंत्रता है वो। 5 प्रकार के आप लिखते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारे संविधान में, ठीक है। कौन कौन से स्वतंत्रता की बात की गई है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए, न्याय की रक्षा कौन करता है? अगर न्याय की रक्षा करने की बात की जाए तो कौन करता है? संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल है कि जो न्याय की रक्षा करे, हमारा ये सुनिश्चित करे कि न्याय होगा? तो इसमें कुछ आर्टिकल मूल ये बस ऐसे याद कर लीजिए, मूल अधिकार में है कुछ आर्टिकल, हमको जो गारंटी मिलती है वो मूल अधिकार से और नीति निर्देशक तत्वों से मिलती है कि न्याय होगा। न्याय की बातें इन दोनों में की गई है। बाकी एक चीज हम यहाँ और समझ लेंगे कि ये जो 3 प्रकार के न्याय हैं ये लिए कहां से गए हैं। फटाफट इसका उत्तर बताइए। ये जो 3 प्रकार के न्याय हैं ये कहां से लिए गए हैं, किस क्रांति से लिए गए हैं बताइए। नहीं बता रहे हैं, किस क्रांति से लिए गए हैं? जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है वो कहां से की गई है? फ्रांस से की गई है? फ्रांस से तो नहीं की गई है पंकज जी। रूस की क्रांति से। कहां से? रूस की क्रांति से लिया गया है और रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, ठीक है। जी बिल्कुल नीलू जी, रूस की। सच की है क्या नीलू जी? बहुत लेट रिप्लाई किया आपने।
याद रखिएगा इसको, अच्छा फैक्ट है, रूस की क्रांति से लिया गया है और रूस ने इसे स्पेन से लिया था। अच्छा, कौन है? शशांक सिंह जी, बिल्कुल सही। जी जी, एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लाइव ही लूंगा। चलिए, ये हो गई हमारे न्याय की बात। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता कितने प्रकार की ली गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता कहां से लिया गया है ये भी मैं पूछूंगा। ठीक है, स्वतंत्रता कहां से लिया गया है ये भी मैं पूछूंगा, और कितने प्रकार की है ये भी पूछूंगा। ठीक है, तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी विचार करिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, आप किसी की भी उपासना करिए, किसी भी भगवान को मानिए, उपासना की स्वतंत्रता है। चौथा नंबर बताइए कमेंट करके। विश्वास, कौन बता रहा है? हाँ, विश्वास की स्वतंत्रता है। और धर्म की स्वतंत्रता, जी धर्म की स्वतंत्रता बता रही हैं अंजलि जी, धर्म की स्वतंत्रता है, बिल्कुल धर्म की स्वतंत्रता है। तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना और विश्वास की इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। और स्वतंत्रता लिया कहां से गया है? स्वतंत्रता 3 शब्द हैं, 3 शब्द नोट कर लीजिए। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। क्या क्या? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये कहां से लिया गया है? ये किस क्रांति से लिया गया है बताइए? 5 प्रकार के धर्म की बात हमने कर दी, और हम अब पूछ रहे हैं कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व कहां से लिया गया है? जी नीलू जी, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फटाफट ये भी बता दीजिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बताइए, तुरंत बताइए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये चली थी लंबी। कब? फ्रांस की जो क्रांति है वो 1779 से, 1779 से 1779 से 1799 तक, यही तो डेट है। करेक्ट करिए अगर गलत हो तो। 1779 से 1799 तक फ्रांस की क्रांति चली थी। हाँ, 79 नहीं, 89, हाँ ये सही है। 89, 89, 1789, 1789 से 1799, ठीक लिखा तो है? अब ठीक हो गया, पहले 79 लिखा था। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति से ये तीनों शब्द लिए गए हैं। ये पूरा हमारा था उद्देशिका। अब उद्देशिका में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्या पढ़ेंगे? अब उद्देशिका में बचा क्या है, देखिए क्या बचा है। ये बचा है, सवाल बचे हैं। ठीक है, ठीक है, सवाल करेंगे हम। तो सवाल को अभी कर दें कि बाद में? क्लास तो लंबी हो गई है, 1 घंटे की क्लास हो गई है। नीलू जी कोई ट्रिक बता दीजिए। क्या ट्रिक? नहीं है, ट्रिक यही है, एक चीज है रिवीजन। बार बार रिवीजन करिए, ट्रिक वही है। हमें ईयर नहीं याद होते, हमें कहाँ से याद हो जाते हैं? हमें भी नहीं याद होते, वो पढ़ के आना पड़ता है। ठीक है, पढ़ के आओगे तब याद रहेगा, रिवीजन करके आना पड़ेगा, सभी को नहीं याद रहता। ठीक है, जो डेट भूलती है, सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? जहां ज्यादा स्टूडेंट लाइव नहीं है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में करा लेंगे। हम डाल देंगे इसको रिकॉर्डेड, सारे क्वेश्चन रिकॉर्डेड डाल देंगे। कितने क्वेश्चन हैं हम देख लेते हैं जरा सा, कितने क्वेश्चन हैं उद्देशिका के। कितने क्वेश्चन है लास्ट में? 42 क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन है।
प्रस्ताव इसमें उद्देशिका में प्रस्तावना में हम 42 क्वेश्चन का अभी आप लोग लाइव खत्म करेंगे, हम रिकॉर्डेड डाल देंगे, इसलिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड मत डालिए, ठीक है, सॉरी लाइव मत कराइए इसको, ठीक है। क्वेश्चन अभी लाइव क्लास हो गई, अब हम रिकॉर्डेड इसको डाल देते हैं। अगर लाइव भी करना है तो कल कर लेंगे लाइव, बताइए, रिकॉर्डेड हो जाएगा ना। अब तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ललित जी, उद्देशिका में प्रस्तावना के सारे सवाल हो जाएंगे, इसमें कुछ अलग से नहीं है, इसी से सब हो जाएंगे। कहिए तो फटाफट कर लें अगर आप लोग उत्तर दें तो 15-20 मिनट में। चलिए ठीक है, अभी नहीं करते हैं, सब लोग नहीं नहीं कह रहे हैं तो फिर नहीं करते हैं इसको। हम अगली क्लास में एक, अभी क्लास आज लगभग 2-3 बजे आपको मिल जाएगी। कितना बज रहा है? 11 बज रहा है, 11:30। तो 11:30 बज रहा है, लगभग 2 घंटे में आपको ये रिकॉर्डेड क्लास इसकी सारे जो 42 क्वेश्चन है इसके मिल जाएंगे, ठीक है। और आगे एक चैप्टर और है, उसका भी हम लोग कल से समझेंगे लाइव में, ठीक है। चलिए, मुझे बच्चों को स्कूल लेने जाना है ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं और अब हम रिकॉर्डेड इसको अभी रिकॉर्ड कर देते हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिएगा और पीडीएफ आप लोग को मिल ही रही होगी। डाउनलोडिंग में जो समस्या आ रही है वो खत्म हो जाएगी, वो आपकी समस्या है, इंटरनेट की समस्या है। जो टेस्ट है वो टेस्ट मैं अपलोड कर दूंगा जल्द ही, आज या कल में अपलोड हो जाएंगे सारे टेस्ट। हिंदी और पॉलिटी चल रही है, ज्योग्राफी जल्दी शुरू करेंगे। हिस्ट्री हमको फोकस, जैसे देखिए फोकस किस में करना है, फोकस आपको बताए थे ना कहाँ करना है, फोकस हमें कहाँ करना है, फोकस हमको करना है हिंदी पर ज्यादा फोकस करना है, और हमको फोकस करना है साइंस पर, साइंस की ज्यादा सवाल आते हैं। हमको फोकस करना है यूपी स्पेशल पर, ये अभी नहीं, ये जब जो ट्रिक की बात की रिवीजन के टाइम में, अभी तो सब पढ़ना है, साइंस, यूपी स्पेशल, और हमको हिस्ट्री पूरा देख लेना है, और करंट अफेयर, करंट अफेयर हमको देख लेना है, और हिंदी मैंने बता दिया। ये आपको 100% सही होना चाहिए, इसमें गलती का चांसेस बहुत कम होना चाहिए। बाकी ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ये सारे सभी पढ़ते हैं, और इतना ज्यादा एक्यूरेसी होगी नहीं। कोई यूपीएससी का स्टूडेंट है अगर ये सब चीजें सही कर ले रहा है तो ये नहीं कर पाएगा, वो फिर ये नहीं कर पाएगा, यूपी स्पेशल साइंस नहीं कर पाएगा, तो कहीं उसको फायदा मिल रहा है, कहीं आपको फायदा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें ना हम दोबारा करवाएंगे, एक बार इसको हो जाए क्वेश्चन आंसर फिर हम दोबारा करवाएंगे, ठीक है। हाँ, हिंदी रीजनिंग भी, मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग में 5-5 सवाल आएंगे, बहुत ही बेसिक आते हैं ना, बहुत बेसिक 5-5 जो सवाल आएंगे, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कुछ सवालों की लिस्ट दे दी जाएगी, उसी में से आएगा, ठीक है। पेपर लीक कर दिया हूँ, ठीक है, अब परेशान मत होइए, जहां है उसका फायदा तो लेना पड़ेगा, क्वालिटी आपको वही मिलेगी, कंटेंट वही मिलेगी, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए बस, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं और मुझे ही सब देखना है, मुझे पता है कि उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपको तो कंटेंट चाहिए, लेकिन फिर भी सारी चीज, अब शुरुआत अभी हुई है, पहला लाइव क्लास है, कभी कभी लाइव गया पता चले टेक्निकल इशू आ गया, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। सभी टीचर को मैनेज करना है, सभी कंटेंट को मैनेज करना है, आपके लिए पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ आपको भिजवाना है, तो ये सारी चीजें अभी हमारे ही जिम्मे है। तो धीरे धीरे 2-4 दिन में बहुत स्मूथली सब कुछ चलने लगेगा, थोड़ा सा धैर्य बनाने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि मैं, जैसे कल की क्लास में 1 बजे रात को रिकॉर्ड किया था, आप देखे होंगे 2 बजे रात को जो कल क्लास आपको मिली, तो प्रेशर में उतना, सही बात है, ये प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है। प्रेशर में क्या करते हैं आप, केवल खत्म करने के चक्कर में रहते हैं, वो भी मैं मानता हूँ 2-3 क्लासेस ऐसी हुई, लेकिन वो चैप्टर भी ऐसा है कि वो फैक्ट है, उसमें उसमें कुछ समझाया जा नहीं सकता। फिर भी चलिए आगे से देखेंगे, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो जाए 1-2 दिन में, बाकी सारी चीजें अच्छे से चलने लगेंगी। टीचर बहुत अच्छे अच्छे से जुड़ रहे हैं हमसे, काफी आप लोग का सहयोग भी है, ठीक है। हाँ, ज्योग्राफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री पहले करा देंगे। हिस्ट्री बहुत अच्छे टीचर हैं, उनसे आप सवाल भी पूछ सकते हैं, लाइव क्लास उनकी मैं करवा दूंगा। हिस्ट्री का आपको एक एक सवाल वो सही करवाएंगे, लगभग आपको 20 दिन में, 20 से 22 दिन में पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी,
ठीक है, ये जब हिंदी खत्म होगा ना, 6 क्लास में हिंदी खत्म हो जाएगी, 3 और बची है, 3 रिकॉर्ड हो चुकी है। हिंदी 6-7 क्लास में खत्म होने के बाद हिंदी की जगह पे ना हिस्ट्री लगा दूंगा, ठीक है। जब 6-7 क्लास खत्म हो जाएगी इसकी, हिंदी की और रीजनिंग मैथ की, रीजनिंग मैथ अभी नहीं लगवा रहा हूं, थोड़ा दिन बाद। तो पहले आपका ये पॉलिटी चल रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी चल रहा है, हिंदी खत्म हो जाएगी 6-7 क्लास में, उसकी जगह पे हिस्ट्री लग जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहे इतनी देर तक, और आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। कोई भी समस्या है तो उस समस्या का समाधान मुझसे आप पूछिए, समस्या का समाधान होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वंदना, नीलू, थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू ललित कुमार जी। ये तो चिढ़ाने वाला भी सिंबल होता है, ये नहीं होता है ठेंगा दिखाना, ये चिढ़ाने वाला भी होता है। ये आप जब ऐसे करते हैं, उसने हमको लगता है गलत बना दिया है सिंबल, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये तो हम लोग ठेंगा ऐसे दिखाने वाला चलाते थे। अरे बता दिया किसी ने, लाइक लाइक का बटन होता है ये, अमेरिका वालों ने बताया होगा। तो हम लोग इंडियन हैं, तो हम इंडियन ऐसे करते थे ठेंगा दिखाने को, तो हमारा तो ये सिंबल है ठेंगा दिखाना। हम लाइक का कोई और हम अच्छा बनाते सिंबल, हम लोग कोई इमोजी इजाद करें, अच्छी इमोजी, उसी को डायरेक्ट कॉपी कर लिए। अच्छा डन का होता है, हम लोग डन का ऐसे करते हैं, वैसे डन का ऐसे होता है, दोनों हाथ से होता है। और ये ऐसे तो ठेंगा दिखाने का होता है। चलिए ठीक है, टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है, धन्यवाद।